बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से मैंने बताना था कि जो बच्चे असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते, हमें तो यही लगता है कि शायद वो लेक्चर भी नहीं ले रहे। तो बच्चे असाइनमेंट जमा नहीं करवा सकते, लेक्चर ले रहे हैं, कम से कम ये अपनी रीज़न तो बता सकते हैं ना कि क्यों नहीं वो असाइनमेंट जमा करवा रहे। हमें तो ये लगता है कि जो असाइनमेंट जमा करवा रहे हैं बस वही हमारा लेक्चर सुन रहे हैं। तो काइंडली ज़रा इसमें आप थोड़ा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शो करवाएं। तो आज का टॉपिक जो हमने स्टडी करना है उसका नाम है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये चैप्टर का अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। तो रेजिस्टिविटी को हमने पहले डिफाइन करना है यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी किसकी? रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। यूनिट वॉल्यूम से मुराद ये है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को हम दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, मखसूस रेजिस्टेंस यानी कि। ठीक है, अगर हम खाली रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना तो जितने मर्जी वॉल्यूम के लिए हो सकती है ऑफ अ कंडक्टर, लेकिन रेजिस्टिविटी यूनिट वॉल्यूम के लिए होती है। इस ना डेंसिटी भी मैस ही होती है, लेकिन वो यूनिट वॉल्यूम का मैस होता है। ठीक है, पहले आपने डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी है क्या। इसकी डेफिनेशन बुक पे नहीं है, इसे आप काइंडली नोट डाउन कर लेना। अब जो एक्सप्लेनेशन में आपने बताना है कि रेजिस्टिव्स, हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है रेजिस्टिविटी का, कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के ऑफ द कंडक्टर। यानी कोई वायर है हमारे पास, हम यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। जितनी लेंथ ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होती है, क्योंकि इतनी हमारे पास कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो एरिया के। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, यानी मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होती है, बारीक वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना वर्ड यूज़ करें क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद ये सर्कुलर एरिया। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल ओवर ए के। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाने के लिए हम कांस्टेंट जो लगाते हैं, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है ना वही रेजिस्टिविटी यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, जिसका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ आर ए ओवर एल। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगी अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हुई। रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, इसको प्रॉपर वे में। पहली मैंने बात ये थी, रेजिस्टेंस जो है ना ये प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर वायर है, यानी वायर की प्रॉपर्टी है। मतलब कि वायर की लेंथ, एरिया वगैरह पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। मेरे पास 2 कॉपर की वायर है, एक लंबी है एक छोटी है, तो दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर वायर है। हर वायर के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रेजिस्टिविटी की, तो वो प्रॉपर्टी है ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, तो वायर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि आप ये देखिए मेरे पास कॉपर की वायर है, चाहे वो छोटी चाहे वो बड़ी है, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जिस तरह पानी की डेंसिटी जो है वो फिक्स है, चाहे पानी जग में हो, ग्लास में हो, समंदर, दरिया, 1000 के अराउंड होती है। लेकिन मैस जो है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ दी वाटर के लिए। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है डिमेंशन पे, यानी कि लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करती है कंडक्टर की, उसकी नेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डिमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपसे मैं कहता हूँ कि मैंने वायर की लेंथ डबल कर दी है, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या डबल हो जाएगी। लेकिन रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कहना है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज रहेगी। समझ आई मेरी बात? और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम, जबकि रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। ओहम मीटर यूनिट यहाँ से बनता है, ये देखें, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो काट जाएगा ओहम मीटर। अब बच्चे कहते हैं सर आप कहते हैं रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन फॉर्मूले में आप देखिए लेंथ डबल करें तो रेजिस्टिविटी तो हाफ होनी चाहिए। तो आपने कहना देखिए हम जब लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस तो डबल होगी, तो 2 2 से कट जाएगा, आंसर वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम जब लेंथ को डबल करेंगे कुछ और चेंज नहीं होगा, क्योंकि रो भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मटीरियल पर डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। तो एरिया भी अनचेंज है, तो रेजिस्टेंस डबल होगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी कब चेंज होती है? जब मटीरियल की नेचर चेंज हो या
हमारे पास क्या चेंज हो, टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं जी आपको कैसे पता चलेगा रेजिस्टिविटी, यूनिट वॉल्यूम की ही रेजिस्टेंस होती है जो मैंने डेफिनेशन में बताया। तो आपने कहना है देखें अगर मैं एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दूँ और लेंथ 1 मीटर कर दूँ तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। तो आप बताएं कि अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है, तो जो बॉडी का वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब हो, क्योंकि हमारे पास जो वायर का वॉल्यूम होता है उसकी एरिया को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके आता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपसे अगर पूछें कि डेफिनेशन कैसे बनी तो आपने बताना यहाँ से बनती है। ठीक है, तो पहले आपने रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना, एक्सप्लेनेशन बुक से इसकी वर्डिंग प्रॉपर आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो डिफरेंस मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया आपको, ये आपने लाजमी लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम कंडक्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट, इसको मैं बुक में सिर्फ 1/r लिखा हुआ है, मैं r जगह रो एल ओवर ए अगर पुट करूँ तो एरिया ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी हम कंडक्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। और बता रहे हैं कंडक्टेंस मोटी वायर यानी जिसका एरिया ज़्यादा है उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, यानी उसमें करंट के प्रभाव की सलाहियत ज़्यादा है, और लंबी वायर में कंडक्टेंस कम होती है। ये भी बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। और इसका यूनिट होता है पर ओम। ओम होता है ना रेजिस्टेंस का, तो पर ओम इसका मैं MHO भी लिख सकता हूँ, यानी ओम के स्पेलिंग उल्ट करके भी हम लिखें तो इसका मतलब पर ओम है। लेकिन ऐसा सिर्फ ओम के लिए हम करते हैं, बाकी यूनिट का भी ये नहीं अब स्पेलिंग उल्ट कर दो तो कोई इसका मतलब इन्वर्स ही है। इसे हम सीमन भी लिखते हैं। तो ये 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में याद रखें। ये भी पता होना चाहिए कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर आप पूछें किसके बराबर है 1 के, आर इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, अब कंडक्टेंस जो है ये डिपेंड करती है किस पे, नेचर पे, टेम्परेचर और डायमेंशन। रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करती है उसी पे कंडक्टेंस करती है। अब अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। इसमें आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखे L/R भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या पर ओम पर मीटर, यानी ओम रेजिस्टिविटी का यूनिट को उल्ट कर दिया। इसे हम MHO पर मीटर भी लिख सकते हैं, सीमन पर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी की तरह से नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि मोटी वायर हो या बारीक वायर हो, अगर वो दोनों एक ही मटेरियल की हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। बात समझ आई? तो ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा ये नहीं बनते, अगर ये लॉन्ग में आता है ना तो सिलेक्टिव पूछते हैं, ये मोस्टली रहता शॉर्ट में ही आता है। अब इस चैप्टर, इस टॉपिक का सबसे अहम पार्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट पेज में जो बहुत लेंथी पैराग्राफ है उसमें इसने बताया हुआ है कि आपको पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम मेटेलिक कंडक्टर के बारे से अगर बात करें तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होती है ना वो कोई भी कंडक्टर क्यों ऑफर करता है, वो ऑफर करता है बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद दी एटम्स, लैटिस एटम। यानी कि अगर कोलिजन बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एटम्स बढ़ जाता है। आपको पता है ना कि सॉलिड के अंदर एटम वाइब्रेट करने की सलाहियत रखते हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ने से एटम्स की वाइब्रेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। सो दैट पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। एक गाड़ी जा रही है, अगली गाड़ी इस तरह अगर वाइब्रेट जिगजैग कर रही है तो गाड़ी के टकराने के चांस ज़्यादा होंगे, यानी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स। और ऊपर से लिखा हुआ है इट विल ऑफर मोर क्रॉस सेक्शन ऑफ कोलिजन। क्रॉस सेक्शन से बना दिए मोर प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, टेम्परेचर के बनते रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रही है विदाउट चेंजिंग लेंथ और एरिया। यहाँ पे इंटरनल मटीरियल में चेंज आ रही है, स्ट्रक्चरल चेंज प्रोड्यूस हो रही है विद राइज इन टेम्परेचर। तो लिहाजा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्लियर? एक्सपेंशन होने से वॉल्यूम थोड़ा चेंज होता है, लेकिन हम यहाँ पे इंटरनल चेंज की बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ने से एटम की वाइब्रेटरी मोशन के बढ़ने की वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन विद द एटम बढ़ती, तो रादर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल की नेचर में चेंज का अमल हो रहा है। ठीक है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्लियर? इसे आप बुक से अच्छे तरीके से पढ़ना। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस आखिरी पार्ट है इसका, ये भी हम इससे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस को हम कैसे क्या हम लाते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। आप रेजिस्टिविटी भी यहाँ पे लिख सकते हो।
अब फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है, यानी इसका यूनिट होता है, सिंबल होता है अल्फ़ा। इसको हम लिखते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस। चेंज इन टेम्परेचर का हम स्मॉल टी से ज़ाहिर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आर नोट नीचे आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बुक पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब भी बटा रेशो। यहाँ पे आर टी क्या रेजिस्टेंस है, टी सेल्सियस। जिस टेम्परेचर की आप बात करें 10 सेल्सियस, 15 सेल्सियस, 50 सेल्सियस। और आर नोट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस। हम इनिशियल टेम्परेचर 0 सेल्सियस के बारे से बात करेंगे, अगर अदर देन 0 है तो हम उस पर बात करेंगे। यानी आर नोट यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस है जिसकी आप बात करें, आर टी यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है जिसका आप जिक्र करें। या आप कह सकते हैं 0 सेल्सियस रेफरेंस है जिसको लेके आप चल रहे हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को मैं रो की फॉर्म में, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। आर टी का फॉर्मूला पुट करते हैं आर नोट का, तो अगर आप पुट करते तो ऊपर से एल ओवर ए कॉमन आएगा, तो नीचे वाले एल ओवर ए से काट जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, चाहे ये वाला, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आगे इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट होता है पर केल्विन। वो कैसे ही देखें, ऊपर ओहम, नीचे वाले ओहम, यहाँ देखना डिफरेंस ओहम ही आएगा, नीचे वाला ओहम कट जाएगा तो केल्विन ऊपर जाकर क्या लिखा, पर केल्विन, ठीक है। टी यहाँ पे क्या, टेम्परेचर में चेंज। और टेम्परेचर में चेंज आप चाहे सेल्सियस में लें चाहे केल्विन में, आंसर सेम ही आता है। अगर आपसे मैं कहता हूँ 10 सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ तो केल्विन में भी 10 केल्विन ही चेंज होता है। दोनों यूनिट में टेम्परेचर में चेंज क्या होती है, सेम। इसलिए हमने स्मॉल डी ही लिख दिया कि क्योंकि जितना टेम्परेचर चेंज सेल्सियस में उतना ही किस में होगा, केल्विन में। आप 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस पे जाओ तो केल्विन में आप कहाँ जाते हो, 273 केल्विन से 373, तो चेंज तो 100 केल्विन ही आई है ना, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए अल्फा पॉजिटिव अगर हो तो इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ये मेटल्स में होता है मोस्टली। और अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, ये होता है बेसिकली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह के लिए, और उनमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में कमी वाक़ होती है। अगर आप बुक पे देखो तो साइड पे टेबल बना हुआ है, उसमें इसने शो करवाया हुआ है, ठीक है। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, कार्बन, सिलिकॉन वगैरह का, क्लियर। और जो ओहमिक मटेरियल होते हैं ना, उनकी अल्फा की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। अगर आप देखें कॉपर, सिलिकॉन वगैरह की वेरी स्मॉल है, यानी उनमें टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़े तो इसमें चेंज वेरी माइन्यूट होती है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती है, इसलिए ओहमिक है। जो नॉन ओहमिक है उनमें अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी उनमें स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर से रेजिस्टेंस में चेंज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन ओहमिक, ठीक है। तो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, इससे बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।